Hello everyone, welcome to your YouTube channel English Hills. In this video, today we will discuss about the chapter Journey to the End of the Earth from Book Vistas of class 12th. So students, I can assume that you are at the stage of revision, right? In this video, we will just have a look of short notes of this chapter as well as we will have kinds of PYQs, okay? So we will discuss previous year question paper as well as some sample questions of 2026. So without wasting any time, let's start our video. Okay, as you all know, in this chapter, we'll discuss about the continent Antarctica. Is it clear? We'll discuss about the continent Antarctica. The writer तिशानी दोषी, जो कि इस चैप्टर की राइटर है, जिसने अपनी पूरी एक्सपीरियंस को आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। वो जब घूमने जाती हैं, अंटार्कटिका की जर्नी पर जाती हैं, तो किस तरह वो हर एक चीज़ को आपके साथ शेयर करती है, वही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में गिवन है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि जो अंटार्कटिका है, उसमें दो तीन चीज़ें हमें पता है कि हाँ, यहाँ पर स्नो होती है, यहाँ पर आइस होती देखने को मिल जाती है, पेंगुइन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये हमारी अर्थ का लोअर मोस्ट कॉन्टिनेंट है। इतना बेसिक जो है वो हम सभी स्टूडेंट्स को पता है, राइट? ओके, सो अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं कि इस चैप्टर को डिवाइड कैसे किया गया है। इस चैप्टर को उन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में शी इज टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द अंटार्कटिका। ओके, किस तरह से वो यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस तरह से वो फॉर्म होता है। सेकेंड, शी इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट मतलब कि किस तरह से ह्यूमन जो है हमारे उस अर्थ के उस पार्ट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ का, बिकॉज वो हमें बताता है कि क्या हिस्ट्री रही है अर्थ की, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इवन आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स बने हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसके भी कुछ लिंक्स आपके अंटार्कटिका से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर ह्यूमंस किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को, उसके बारे में बात की गई है, और किस तरह से ये जितनी भी एनवायरमेंटल चीज़ें हैं ये ह्यूमंस के ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करेंगी, दोनों एक दूसरे के लिए वाइस वर्सा है। एंड थर्ड, शी इज टॉकिंग अबाउट वॉक ऑन द ओशन। जब वो वहाँ पर लैंड कर जाती हैं, जब वो अंटार्कटिका पहुंच जाती है, तो वो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखती हैं, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करती हैं, क्या वो चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया है। ओके, तो होता ये है कि जब वो एक रशियन शिप से जब वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है, एक्चुअली है ऐसा कि एक ग्रुप इनका जा रहा है जिसमें 52 पर्सन हैं, 52 स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम का नेम रहता है। और ये जो ग्रुप होता है ये जाता है एक रशियन शिप के थ्रू जिसका नेम होता है अकेडमिक शुलास्की। तो यहाँ पर जब ये पूरी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, इसको हम एक डिटेल फॉर्म में देखते हैं कि ये एक ट्रैवल अकाउंट है। हम इसको बोल सकते हैं कि एक ट्रैवल अकाउंट है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग की। कुछ यहाँ पर हम एनवायरमेंटल वार्निंग्स के बारे में देखते हैं, कुछ एनवायरमेंटल वार्निंग्स कैसी हो जाती हैं, जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ पे ओजोन की बात होगी, साथ साथ में कार्बन की बात होगी, यहाँ पर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात देख सकते हो। तो कुछ ऐसे एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं जिसके बारे में बात करेंगे। जब वो अंटार्कटिका पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, कैसे इनको पूरे को एक्सप्लोर करते हैं, वो अर्थ को जो जियोलॉजिकल पास्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देन जो ह्यूमन डैमेज कर रहे हैं नेचर को प्रेजेंट में, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पॉसिबल डिस्ट्रक्शन है जो हमारे फ्यूचर में ऑब्वियसली बात है कि होंगे, अगर हमने हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ पे अभी कंट्रोल नहीं करा जो कि हमारी नेचर को हार्म कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। फाइन, ओके, सो अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं, और स्टार्ट करती हैं वो एक शिप से। उनकी शिप का नाम होता है, बोट का नाम है, शिप का नेम है अकेडमिक शुलास्की। ये आपकी बुक में गिवन है ऑलरेडी। जर्नी स्टार्ट होती है उनकी मद्रास से वो कहाँ मूव करती हैं, अंटार्कटिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो इंडिया से मूव करती हैं अंटार्कटिका। ये पूरी उनकी जर्नी रहती है, और उनके साथ है उनके कुछ फ्रेंड्स जो कि 52 पीपल का एक ग्रुप है। और अपनी जो जर्नी है वो बताती है कि हमने जाते टाइम क्या क्या चीज़ें क्रॉस की थी ना। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें क्रॉस की थी, और इट टुक 100 आवर्स। कितना टाइम लगा था, 100 आवर्स का टाइम लगा था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि 100 आवर्स पैदल पैदल चलते गए, नो, 100 आवर्स उनको कार, शिप और जो भी उनके साथ साथ में जो भी जर्नी रही है, हर चीज़ों को मिला के इंक्लूड करके, बस, कार, ट्रेन, शिप, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके उनको 100 आवर्स लगे थे। ओके, अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्रॉस की थी। तो 9 टाइम जोन उन्होंने क्रॉस किया, उन्होंने 6 चेक पॉइंट क्रॉस किए थे, और 3 मेजर वाटर बॉडीज यहाँ पे क्रॉस की थी। 9 टाइम जोन क्या होते हैं, टाइम जोन जैसे कि हमने IST पढ़ा है, आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो आपकी जोन है, उसी के थ्रू अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे टाइम जोन्स होते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, एक वर्ल्ड आपकी मैप की जो बुक होती है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली टाइम जोन देखने को मिल जाएंगे। चेक पॉइंट्स उन्होंने क्रॉस करी थी, जहाँ पे अगर आप अलग अलग कोस्टल सीज पे देखेंगे तो कोस्टल एरियाज में आपके यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि उनको किसी भी एक शिप को जब क्रॉस करना होता है तो वहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, वो उन्होंने क्रॉस किए थे। कुछ 3 मेजर वाटर बॉडीज आप बोल सकते हो, कुछ ओशंस के नाम यहाँ पे आप ले सकते हैं। ओशन जैसे कि इंडियन ओशन, आपकी अंटार्कटिका, पैसिफिक, ये कुछ ओशंस उन्होंने वाटर बॉडीज जो थी 3 मेजर की बात कर रहे हैं वो अभी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्रॉस किए थे। ओके, ओके, नाउ हम बात करते हैं कुछ इमोशनल इम्पैक्ट के बारे में। इमोशनल इम्पैक्ट मतलब कि किस तरह से उन्हें वहाँ पहुँचकर कैसा फील होता है, क्या वहाँ पे उन्हें डर लगता है, किस तरह से ह्यूमन जो है एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है एक पूरे बड़े से नेचर का ना, क्योंकि जब वो अंटार्कटिका को देखती है वो इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना बड़ा होता है, इतना लार्ज एक ऐसी प्लेस है जो कि आप कभी भी ऐसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, नॉर्मली आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसी प्लेस है स्टूडेंट जहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं है जैसे कि हम लोग रहते हैं ना। वहाँ पर आपको बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको कोई भी ह्यूमन की एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी, कोई घर नहीं मिलेंगे,
वहाँ पर लोग अगर जाते हैं तो वो साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए वहाँ पे जाया जाता है, उन रिसर्च के लिए जाया जाता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या पास्ट और क्या हिस्ट्री रही होगी हमारे अर्थ के डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर जब हम एक अंटार्कटिका की बात करें तो पहले क्या अंटार्कटिका ऐसा ही था? तो बिल्कुल नहीं। अंटार्कटिका के अगर बारे में हम कुछ थोड़ी सी एक पास्ट के बारे में बात कर लें तो 50 मिलियन ईयर्स अगो, ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं। 650 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अर्थ थी, उस अर्थ में जो पार्ट था वो कैसा था? देखो, आपने हिस्ट्री में या फिर आप सॉरी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ कैसे थी? एक ओशन था, फाइन, और एक लैंड मास था। लैंड मास जिसको जब डिवीजन हुआ, सॉरी फॉर द राइटिंग, जब डिवीजन हुआ तो यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वन इज पेंजिया एंड सेकंड इज गोंडवाना लैंड। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द गोंडवाना लैंड इन दिस चैप्टर। सो वन इज पेंजिया एंड सेकंड इज गोंडवाना लैंड। तो पहले क्या हुआ था स्टूडेंट्स? 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले ह्यूमन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। वो पहले एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था। अगर हम पूरे इस पार्ट की बात करें तो ये पूरा पार्ट एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था और ये बहुत ही ज़्यादा वार्म था। ओके, बहुत ज़्यादा वार्म था। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, इतनी गर्मी थी यहाँ पर, यहाँ पे जंगल थे, फॉरेस्ट थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वार्म यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। पूरा जो कंडीशन अभी हम सोचते हैं उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन थी अंटार्कटिका की। कुछ टाइम बाद ऐसे जब ये इनके एनवायरमेंट में चेंज होता है, वेदर क्लाइमेट चेंज होते हैं, तब बहुत सालों बाद, बहुत ईयर्स के बाद अभी जो हम प्रेजेंटली देखते हैं वैसा अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि जब आपकी जो एक लैंडमार्क जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जो आपका सदर्न पार्ट था दैट इज गोंडवाना लैंड, वो डिवाइड होता है और उसी का पार्ट होता है आपका एक अंटार्कटिका। अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो ऑल सदर्न कॉन्टिनेंट, जितने भी सदर्न कॉन्टिनेंट्स थे वो सब फॉर्म होते हैं और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड गोंडवाना। आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा था जस्ट डिस्क्राइब गोंडवाना, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि गोंडवाना एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 170, आप बोल सकते हो 170 और 180 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या होता था, यहाँ पर आपके डायनासोर्स थी, है ना? तो डायनासोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। कितने? 180 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे इस कॉन्टिनेंट पे। लेकिन जब ये अलग होता है ड्यू टू सम काइंड्स ऑफ जस्ट शिफ्टिंग, आप बोल सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट और जो मेजर शिफ्टिंग थी वो थी जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? जो हमारी अर्थ के इनसाइड कुछ प्लेट्स होती हैं, उन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो जो शिफ्टिंग हुई थी उस वजह से हमारा जो आज का आपको यहाँ पर वर्ल्ड का जो मैप दिखता है वो पूरा की पूरा टेक्टोनिक प्लेट्स के यहाँ पर जस्ट फॉर्म होने से हुआ था। ओके, कैसे हुआ था? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंडमार्क जो था, अब ये जो गोंडवाना पार्ट था आपका, ये ब्रेक होता है पेंजिया से, ये ब्रेक होता है। इसकी जो कुछ प्लेट्स थी वो आपके साउथवर्ड में यहाँ पे मूव कर जाती है, कुछ आपकी प्लेट्स थी वो नॉर्थवर्ड में मूव कर जाती है। आपने देखा होगा कि जो इंडिया है, हमारा इंडिया का पार्ट जो है वो धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड और एशिया में जाके मिल जाता है। फाइन, तो यहाँ पर ये जो एशिया में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो एक प्लेट यहाँ से आ रही है, एक प्लेट ऑलरेडी यहीं पर है, जब ये प्लेट यहाँ पर आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड हिमालयास, है ना? जिसे हम माउंटेन्स हिमालय कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब दो चीजें टकराती है तो कुछ फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हिमालयास। हिमालय का फॉर्मेशन इसी तरह हुआ था। इसको हम बोल सकते हैं कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। क्या बोल सकते हैं? कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, अगर राइटिंग इशू हो रहा है तो इट्स ओके, जस्ट वर्ड को अभी आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद नोट्स में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी वैसे भी। ओके, तो यहाँ पर इस फोल्ड को अगर हम बात करें, क्योंकि ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स क्या होता है, आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो रही हैं, गोंडवाना क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली पूछ सकते हैं ना। ओके, सेकंड हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हमें देखना है। प्री कैम्ब्रियन, यहाँ पर ग्रेनाइट की बात की जा रही है। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट क्या होता है? ये कुछ ऐसी शील्ड्स हैं, कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो कि 570 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा पुराने हैं। मतलब इतने ज़्यादा पुराने ये ग्रेनाइट आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में हम इसमें ओजोन की बात करेंगे, कार्बन की बात करते हैं। मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। ना ही हमें ओजोन के बारे में नहीं भूलना चाहिए कि उसका क्या रोल है, कार्बन का क्या रोल रहता है, इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं हम, इवोल्यूशन का, एक्सटिंक्शन का, इनके बारे में हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है कि हम पूरे एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, किस टाइम पे हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। आप बोल सकते हो 12,000 ईयर्स अगो हमारा इवोल्यूशन होता है ना, ह्यूमन बींग्स आते हैं। मतलब आप सोचो, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टाइम पीरियड की, जैसे कि हमने बोला 650 मिलियन ईयर्स पहले, जो कि हमारी अर्थ में अंटार्कटिका उस टाइम पे कैसा एक प्लेनेट था जिसमें बहुत ज़्यादा वार्म थी ना, बहुत ज़्यादा हीट गर्मी थी। अब यहाँ पर आप देख लो टाइम चेंज कितना ज़्यादा हो गया। हम काफ़ी इस टाइम के अकॉर्डिंग हम बहुत ही कम पीरियड में अभी हम एग्जिस्ट करते हैं ना, सिर्फ 12,000 ईयर्स अगो पहले ही हम लोग एग्जिस्टेंस पे आए हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है कि कैसे एवोल्यूशन होता है, कैसे हर चीज़ों का एक्सटिंक्शन भी हो जाता है, कैसे डायनासोर्स यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हमें इसमें देखने को मिलती है। ओके,
आई होप आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम डिटेल में एक एक चीज़ इसमें बात कर रहे हैं। कहीं पर कुछ भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, गोंडवाना की जैसे भी हम बात कर रहे थे, तो गोंडवाना जब ब्रेक होता है तो वहाँ से सबसे पहले हमारा इंडिया जैसे ब्रेकआउट होता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग हो जाती हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की जब शिफ्टिंग होती है तब ये जितने भी आप देख सकते हैं, इंडिया अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग डिवाइड हो जाती है। बट क्या पहले ये सारी चीज़ें एक ही पार्ट में थी? तो हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें पहले एक ही पार्ट था। जब यहाँ पर शिफ्टिंग हुई तब ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। अब अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें गोंडवाना की, तो हमने अभी जैसे बात करी कि पहले बहुत ही वार्म क्लाइमेट था, है ना? बहुत ज़्यादा वार्म वहाँ पे था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, और वहाँ पे उस टाइम पे रिच फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमने बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिला, तो रिच अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट वहाँ पर थे और डाइवर्स अमाउंट ऑफ यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को ईजिली मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही डाइवर्सिटी में, राइट? तो ये जो चीज़ें थी, अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है गोंडवाना को एक्सप्लेन करना है, तो आई थिंक अब आप लोग इतने एबल हैं कि अब आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है? ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स गोंडवाना ब्रोक अपार्ट। ये चीज़ हमें अभी अभी पता चली है कि जब बहुत सालों की बात अगर हम करें तो गोंडवाना जो था वो ब्रोक हो गया था ना, अलग अलग पार्ट्स में चला गया था। जो कॉन्टिनेंट्स थे वो मूव हो गए थे, जो अभी के प्रेजेंट पोजीशन में है, जो कि अभी हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो जो अभी प्रेजेंट पोजीशन है हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट की, अब वैसे हो गए हैं जैसे पहले नहीं थे। एंटार्क्टिका जो था वो मूव कर जाता है साउथवर्ड, और बहुत ही ज़्यादा वो चिल्ड, बहुत ही ज़्यादा फ्रोजन एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन चुका है जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चिल्ड हम देख सकते हैं। साथ में एक और इसमें पॉइंट ऐड करना स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्हाट इज सर्कम पोलर करंट। ओके, I'm writing here सर्कम पोलर करंट क्या होता है? जब यहाँ पर दोनों चीज़ों के बीच में जब ब्रेकिंग होती है, किस चीज़ के बीच में? ऑब्वियसली बात है, जब गोंडवाना की ब्रेकिंग हो रही है, जब सारी कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब डिफरेंट अलग अलग अपनी पोजीशन ले रहे हैं, उसी टाइम पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में क्या होता है? एक ब्रेक आ जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा मैप में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक ब्रेक है। उस ब्रेक से क्या होता है? उसमें डायरेक्ट एक पैसेज खुल जाता है, डायरेक्ट पैसेज खुल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सर्कम पोलर करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ना, वो क्रिएट होता है। ये इंश्योर करता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस बना रहे, और साथ साथ में अंटार्कटिका को अगर हमें इसमें अलग दिखाना होता है तो वो काम भी कौन कर देता है? सर्कम पोलर करंट कर देता है, जिसकी हेल्प से ये जो दोनों कॉन्टिनेंट इनके बीच में आपके एक पैसेज ओपन हो जाता है। ओके, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में। साथ में हम बात करते हैं व्हाई अंटार्कटिका मैटर्स। ऑब्वियसली बात है कि जब हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि अंटार्कटिका प्रिजर्व करता है अर्थ की कुछ ऐसी जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक हिस्ट्री को, जहाँ पर हम अर्थ के बारे में बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जियोलॉजिकल और जो क्लाइमेटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारी जो आइस लेयर्स है उसके बीनीथ हम देखेंगे तो आइस लेयर के नीचे आइसबर्ग जो आपने सुने होंगे, ये आपको बताते हैं कि क्रीचर्स बहुत ज़्यादा थे। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी बहुत सारे क्रीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो एक चिलिंग, आप बोल सकते हैं चिलिंग प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे, कि इतना ज़्यादा आपको ठंड देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा भी एक ऐसा थोड़ा मूवमेंट होता है, अगर एनवायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो वो चेंज आपको इजीली यहाँ पर विजिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके थ्रू कुछ भी चीज़ हाइड हो सकती है, राइट? तो यहाँ पर अगर कुछ हम आइस लेयर की बात करें, आइसबर्ग की बात करें, तो आपके माइट से लेके आप बोल सकते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे लेके आप ब्लू, आप वेल्स बोल दो, ब्लू वेल्स तक आपके यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स के साथ साथ में एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ क्रीचर्स हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ यहाँ पे एवलांचेस वगैरह आते रहते हैं। एवलांचेस मतलब क्या होता है? जो आपकी आइस जो होती है वो ब्रेक होती रहती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है। जनरली देखो हमारे पास कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी। क्या सभी के पास 24 आवर्स हैं? तो ना, ऐसा होता है कि जब अंटार्कटिका की बात करते हैं तो वहाँ पर 24 आवर कैसे होते हैं? 24 आवर वहाँ पर डे रहता है, नाइट नहीं होती है, फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए वहाँ पर 24 आवर्स डे रहता है, और वहीं पर 6 मंथ्स जो होता है 24 आवर्स आपके यहाँ पर नाइट रहती है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और यू कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको अंटार्कटिका के बारे में अभी पता चला है, राइट? ओके, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिक, मैंने आपको बोला था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि आपको क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की अगर हमें स्टडी करनी है तो बेस्ट प्लेस है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर हमें चेक करना है, टेम्परेचर कैसा है, कैसा पैटर्न है, वो सारी चीज़ अगर हमें चेक करना है तो हम इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर वेरी इजीली। ओके, ह्यूमन इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला ह्यूमन इम्पैक्ट, हम लोग सिर्फ अभी 12,000 ईयर्स ओल्ड ही हुए हैं, लेकिन अगर अंटार्कटिका की बात करें तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ऑब्वियस ही बात है। अब अगर हम ह्यूमन के इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन्स जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे डैमेज कर रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे कॉन्टिनेंट्स को, जो नेचर है उसको अगर ह्यूमन इम्पैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा नेचर भी रिवर्स आंसर आपको देगा ही देगा, राइट? तो जैसे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, जो कि आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, बहुत सारा एनवायरमेंट में डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। बर्निंग फॉसल फ्यूल्स,
ऑब्वियसली बात है, जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो बहुत सारी ऐसे पोल्यूशन यहाँ पे आपके रिलीज होता है, बहुत सारे ऐसी केमिकल्स गैसेज ऐसी रिलीज हो रही है जो कि हमारी ब्रीदिंग में ही प्रॉब्लम कर देती है, हमारे पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। साथ साथ में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे हर जगह सिर्फ बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, पेड़ों को काट दिया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, और बाद में उस चीज़ों के लिए अगर कोई मूवमेंट लेके आ रहा है तो दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप पहले ही उस पेड़ को क्यों काट रहे हो जब आप बाद में उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा आप अलार्मिंग सेंस लेके आओगे तो, राइट। सेकंड है ओवर कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हमको ज़्यादा ही ओवर कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो रिलेटेड यही क्वेश्चन आएगा कि किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो हमारे अर्थ को, हमारे नेचर को इम्पैक्ट करें। तो ये कुछ ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो कि हमारी अर्थ को डेफिनेटली बहुत ही हार्म करती है और इम्पैक्ट करती है। सेकंड अगर हम बात करें तो और क्या क्या रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज द मोस्ट अलार्मिंग टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर रहता है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाती है। आपका टेम्परेचर राइज होता है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से सी लेवल में वाटर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी जो ह्यूमंस को रहने में प्रॉब्लम होगी, ईटिंग ब्रीदिंग हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। अगर एक भी पॉइंट यहाँ पे हिलता है, ऐसा बोलते हैं ना, जस्ट अगर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर आपने एक ईंट से बना के रख रखा है ना, जस्ट एक जो उसका बेस, अगर आपने उसका बेस ही हिला दिया तो वो बिल्डिंग भी हिलने लगती है, राइट। सेम ऐसे अगर आप नेचर की किसी एक चीज़ को भी इम्पैक्ट करोगे तो वो आपकी पूरी जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो आपकी सोसाइटी है उसको इम्पैक्ट करती है। डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं ओशन करंट के अंदर। तो ये कुछ ऐसे रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स है जिसको आप देख सकते हो, इजीली हमें देखने को मिल जाती है, और ये सारे ह्यूमंस ही कर रहे हैं। एंटार्क्टिका इज वार्मिंग फॉर द फ्यूचर। अब ये वार्निंग क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि एंटार्क्टिका में अगर कोई चीज़ें अगर इफेक्ट हो रही है, जैसे मान लो वहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल राइज होगा, ऑफकोर्स आपकी जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें सबमर्ज हो जाएंगी। फ्लड्स जो होगा वो बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपका वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है। आपको वेदर पैटर्न्स में आपको चेंज देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि अभी जो चीज़ आपको देखने को मिलती है वेदर जैसा भी देखने को मिलता है, आगे चल के वैसे देखने को मिले ही ना। तो बहुत मेजर आपको लगेगा पढ़ने में बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन नो, अगर आप इसको मेजरली चीज़ें देखते हो कि ये ऐसा सच में होता है जो कि ह्यूमन की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो वो सच में आपको लगेगा कि सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। आपको यहाँ पर तिशानी दोषी भी यही कहती है एट द एंड कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बात करना बहुत ईजी है, हम घर पे बैठे बैठे टीवी में देखते हैं न्यूज़ वगैरह, वो बात अलग होती है, वो चीज़ें बहुत ईजी होती है। बट जब हम प्रैक्टिकली वहाँ जाकर देखते हैं कि किस तरह से पीपल की लाइफ में इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है हमारी लाइफ को, वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग होता है। ओके ओके, सो गल्फ स्ट्रीम डेंजर में आ जाएगी, आपकी मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी, आपके ओशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फाइटोप्लैंक्टन्स। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? फाइटोप्लैंक्टन्स आर नथिंग जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी एंड माइक्रोस्कोपिक मैराइन प्लांट्स होते हैं ये, जो कि आपको ओशन में इजीली देखने को मिल जाते हैं। ये क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया मैराइन प्लांट्स होते हैं, ओशन में देखने को मिल जाता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है इनकी? ये मैराइन फूड चेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में एक जो आपकी ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, और कुछ लार्ज अमाउंट में ये ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप सोचो, कोई चीज़ अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करिए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। थ्रेट ये है कि क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, किसकी वजह से? उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो यूवी रेडिएशन है, यूवी रेज है, वो इंक्रीज हो रही है। अगर यूवी रेडिएशन इंक्रीज होगी, अगर यूवी रेज इंक्रीज होगी, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी, वो आपके बचेंगे नहीं। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं बचेंगे तो जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, जो मैराइन एनिमल्स हैं उनके लिए एक थ्रेट बन जाएगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम फाइटोप्लैंक्टन्स को सेव करें, और इस चैप्टर में यही बात की गई है। अगर हम ओशन की बात करते हैं, जब तिशानी दोषी जब ओशन पे पहुंच जाती है, जब वो एंटार्क्टिका पहुंच जाती है, तो वो क्या चीज़ देखती हैं? वो देखती है कि लोकेशंस क्या थी कि नियर द एंटार्क्टिका सर्कल 65.55 डिग्री साउथ वो यहाँ पे मूव करती हैं। जो शिप होती है वो उनकी स्टक हो जाती है, आइस के पास में स्टक हो जाती है। एक आइलैंड होता है टेडपोल नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पर उनकी जो शिप है वो स्टक हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस वो यहाँ पे देखती हैं कि उस आइस के नीचे कुछ उनको 1 मीटर थिक आइस देखने को मिल जाती है जहाँ पे वो वॉक करती हैं। कुछ वहाँ पर ऐसे सील्स होती हैं, सील वहाँ पे आइस के ऊपर जस्ट रहती हैं, मतलब जैसे सनिंग करते हैं तो वहाँ पर सील्स वो वहाँ पे ऑब्जर्व करती हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स वहाँ पे वो ऑब्जर्व करती हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स को वहाँ पे देखती हैं वो। सॉरी, जैसे हम देख सकते हैं कि वो क्या क्या वाइल्ड लाइफ चीज़ें क्या देख रही हैं कि क्रेब ईटर सील्स देख रही होती है। क्या रियलाइज करती है वो कि एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर इज इंटरकनेक्टेड, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, और जो ह्यूमंस की जो एक्शंस है वो ऑब्वियसली बात है वो ऐसे रिमोट प्लेसेस में भी अफेक्ट करते हैं जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, कोई नहीं रहता, बट वहाँ पर भी ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इफेक्ट आपके डालती हैं। प्रोग्राम्स जो इंक्लूड थे इसके अंदर, प्रोग्राम्स इंक्लूडेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इस प्रोग्राम के अंदर हर जगह से आपके स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया था, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स जो थे वो भी यहाँ पर आए थे। क्या पर्पस था इस पूरे प्रोग्राम का? आइस ऑन स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम का पूरा पर्पस ये था कि एनवायरमेंटल की जो अवेयरनेस है उसको स्प्रेड किया जाए, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया जाए, और जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो मोरल जो ड्यूटीज़ हैं आप उनको परफॉर्म कर सको। जो ऑथर है उसका मानना ये है कि जो यंग पीपल हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं अपने एनवायरमेंट से, अपने नेचर से। क्यों? क्योंकि वो क्यूरियस पर्सन होते हैं। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप उस चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि मुझे ये जानना है, ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, द रीज़न ऑफ द थिंग, ये सारी चीज़ें हम जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। बट क्या होता है, अगर हम कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ को ले जाते हैं, कुछ ऐसे
पर्सन को ले जाते हैं जिनको सिर्फ वहाँ ले जाके फोटोज क्लिक करवाना, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है वहाँ ले जाके। तो यहाँ पर जो जॉफ ग्रीन है, जो कि कैनेडियन पर्सन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को ही इस आइस प्रोग्राम के अंदर लेके जाऊँगा, जिससे क्या होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जाएंगे जो कि पता कर सकते हैं कि कैसे ह्यूमंस जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, क्या हम कुछ ऐसे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। कार्बन रिकॉर्ड्स जो है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ आइस शीट्स है ना, आइस शीट्स के नीचे कार्बन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हम यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कार्बन डेटिंग वगैरह आपने सुना होगा। तो ये हम हमारे जो पूरा पास्ट है उसके बारे में हम उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर हम थीम की बात करें तो ये पूरे जो चैप्टर है आपकी बात करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ह्यूमन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैन वर्सेस नेचर के बारे में बात करता है, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरकनेक्टेड लाइफ है, ऑफ कोर्स इंटरकनेक्टेड लाइफ होती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एट द एंड हम इस चैप्टर के पूरे मैसेज को एक बार रीड करेंगे। Message is that human survival depends on respecting nature. Antarctica show how fragile Earth's balance is. If humans continue exploiting resources, destruction is inevitable. Immediate awareness and responsible action can still save the planet. Now यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें हमने बहुत ही ईजी वे में चैप्टर को समझा। अब इससे रिलेटेड जितनी भी PYQ और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके 2026 के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस PDF के अंदर। आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर ईजिली समझ में आया होगा। और इट्स नॉट टाइम फॉर रीस्टार्टिंग, इट्स टाइम फॉर रिवीजन। सो अपना जितना भी टाइम है ऐसे ही रिवीजन भी दो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से सारे चैप्टर्स की वीडियो शॉर्टली आपके लिए बना दूं और उससे उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूं, PYQ प्लस सैम्पल क्वेश्चंस अगर 2026 के प्रोवाइड करा दूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस